तुर्की बिलाखिर अमेरिका की मान गया है और रूस का लिया गया जदीद तरीन दिफाई निज़ाम S-400 इसको बेचने के लिए तैयार हो गया। ये अब किसको बेचा जाएगा और इसके ऊपर क्या रूस को कंसर्न नहीं होंगे, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर तुर्की को ऐसी क्या मजबूरी थी कि अमेरिका की इस कंडीशन को मानना पड़ा और S-400 को बेचना पड़ रहा है। एक तो ये खबर आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश की सूरत हाल ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से तब्दील हो सकती है, क्योंकि शेख हसीना वाहिद की तरफ से एक बड़ा बयान जो है वो दे दिया गया है। इस हवाले से भी बात करेंगे। और बलूचिस्तान में बिलाखिर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, ऑपरेशन शाबान इसका नाम रखा गया है। और पाकिस्तान चीन का एक नए तर्ज का जो माहिदा है मौजूदा सिनेरियो में वो भी हो चुका है। उसकी तफसीलात भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। तो आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 10 जुलाई 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम इसी तरतीब के साथ आगे बढ़ते हैं और पहली खबर हम आपके सामने रखते हैं कि तुर्की आखिर क्यों मजबूर हुआ कि रूस का जो उसने दिफाई निज़ाम S-400 लिया था 2017 से 2019 के दरमियान, ये तुर्की को मिला था। उसके बाद आखिर तुर्की को ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि वो अपना दिफाई निज़ाम बेचने पर मजबूर हुआ है। तो बाहर इस खबर के ऊपर हमने बात करनी है, इसकी तफसीलात कहाँ से आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ये तुर्की की मीडिया रिपोर्ट्स, जैसे कि हुर्रियत की बात की जाती है और गैजेट की बात की जाती है, ये मीडिया आउटलेट ये खबर दे रहे हैं कि जुलाई 2026 में यह खबर सामने आती है कि अभी तक तो बहरहाल यह हतमी मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन सिफारती सतह के ऊपर इस मामले के ऊपर गौर किया जा रहा है कि तुर्की अपना रूस से लिया गया जदीद तरीन दिफाई निज़ाम S-400 किसी और मुल्क को बेच सकता है। और वो मुल्क कौन सा हो सकता है? खलीजी ममालिक की बात की जा रही है कि खलीजी ममालिक में से कोई एक मुल्क हो सकता है जिसको ये बेचा जाएगा। और इसमें से भी जो ज़्यादातर नाम आ रहे हैं, दो के आ रहे हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात का और कतर का आ रहा है। कतर के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ये दिफाई निज़ाम तुर्की से ख़रीद सकता है। अब ऐसी मजबूरी क्या पेश आई कि तुर्की ने ये निज़ाम तो पहले अपनी ज़रूरत को देखते हुए लिया, लेकिन अब अमेरिका के कहने के ऊपर इसको अपने मुल्क से निकाल रहा है। तो मामला ये है कि आपको पता है कि नेटो का रुकन है तुर्की, और जब तुर्की की तरफ से इस दिफाई निज़ाम को रूस की तरफ से लिया गया तो अमेरिका को इसके ऊपर अच्छे खासे कंसर्न थे, क्योंकि आपको पता है कि नेटो रुकन ममालिक आपस में तो मशक़ें करते ही रहते हैं। तो तुर्की ने कहीं ना कहीं अपने इस S-400 को भी आजमाना था, देखना था मुख्तलिफ फाइटर जेट्स में ये इसको लॉक कर सकता है, नहीं कर सकता। तो उस सूरत के अंदर अमेरिका और दीगर अमेरिका के इत्तेहादियों को ये कंसर्न थे कि हमारे उन फाइटर जेट्स का या हमारी उन टेक्नोलॉजी का जो एक डाटा है, जो एक सीक्रेट डाटा समझा जाता है, वो कहीं ना कहीं रशिया के पास जा सकता है। और ये वो वजह है कि तुर्की ने तुर्की के ऊपर पाबंदियां भी लगाएगी अमेरिका की तरफ से। और पाबंदियां इस बात के ऊपर लगें कि पहले तुर्की ये कोशिश करता रहा कि उसको अमेरिका F-35 प्रोग्राम के अंदर शामिल कर ले, और F-35 के प्रोग्राम में शामिल किया भी गया था तुर्की को, लेकिन अमेरिका की तरफ से कंडीशन रखी गई थी कि जब तक आप S-400 को नहीं हटा देते और किसी और मुल्क को नहीं दे देते, अपने मुल्क से नहीं निकाल देते, तब तक हम आपको ना F-35 जो जदीद तरीन अमेरिका का बल्कि इस वक्त दुनिया का जो स्टेल्थ फाइटर जेट है उस प्रोग्राम के अंदर शामिल नहीं करेंगे, बल्कि हमारी जो दीगर जो टेक्नोलॉजी है वो भी हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। अब तुर्की ने इस मैदान के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था, अरबों डॉलर्स उसने इस मैदान के अंदर इन्वेस्ट किए थे कि किसी भी तरह जो अमेरिका है वो F-35 के अंदर इस प्रोग्राम के अंदर शामिल कर सके। और ना सिर्फ ये बल्कि जो तुर्की अपना जदीद तरीन स्टील्थ फाइटर जेट बना रहा है कान, उस हवाले से भी जो टेक्नोलॉजी, बाज़ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर तुर्की जो है वो अमेरिका के ऊपर इन्हिसार करता है। अमेरिका ने अपनी उस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी पाबंदियां लगा दी थी कि ये हम तुर्की को नहीं दे सकते। तो तुर्की अपने फाइटर जेट के हवाले से मुश्किलात देख रहा था और अमेरिका के जदीद तरीन F-35 के हवाले से भी मुश्किलात देख रहा था। ना ही उसको उस प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा था और ना ही तुर्की को मिलने के चांसेस थे। तो बहरहाल अब ये जो एक प्रेशर अमेरिका की तरफ से तुर्की के ऊपर बनाया गया, और हाल ही में जो आपने देखा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तुर्की का दौरा भी किया गया, नेटो की वहाँ पर समिट भी होती है, और वहीं पर यह अनाउंसमेंट हुई कि तुर्की को F-35 जो है वो दिए जाएंगे, उस प्रोग्राम के अंदर दोबारा बहाल भी किया जाएगा। वो एक अलहदा डिबेट है कि इजराइल की तरफ से काफ़ी जो इसके ऊपर कंसर्न के जो स्टेटमेंट्स हैं वो आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल अभी तक की प्रोग्रेस हमारे सामने यही है। और ये इसलिए मुमकिन हो सका है कि तुर्की अब इस बात के ऊपर आमादा हो चुका है कि वो रशिया का जो दिफाई निज़ाम है S-400 लॉन्ग रेंज मिसाइल के हवाले से, क्रूज़ मिसाइल और बाज़ बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की भी वो सलाहियत रखता है, और जो फाइटर जेट है उनको भी लॉक करने की सलाहियत, वो कैपेसिटी रखता है। आप उसको वो या तो तुर्की मुत्तहिदा अरब अमारात को देगा या फिर कतर को दे सकता है। कतर के ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, इसके ऊपर आपके जहन में ये सवाल भी तो आ रहा होगा
کہ اگر امریکہ نے ترکی کے اوپر یہ خاص دباؤ ڈالا کہ بھائی ہم آپ کو S-400 کے ہوتے ہوئے F-35 کے پروگرام میں شامل نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری ٹیکنالوجی اس رڈار کے اندر آ سکتی ہے، اس کا ڈیٹا کہیں نہ کہ رشیا کے پاس پہنچ سکتا ہے، تو اب جب ترکی قطر کو دے گا یا پھر UAE کو دے گا تو اس کے اوپر روس کو بھی تو کنسرن ہونے چاہیے نا، کیونکہ یہ دو ایسے ملک ہیں کہ ان کا تو کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ جو اس دفاعی نظام کا جو اہم اور حساس ڈیٹا ہے وہ امریکہ کے ساتھ شیئر کر دے، اور امریکہ اپنے جدید ترین جو دیگر جو دفاعی نظام ہے یا پھر یوکرین کے حوالے سے بھی ان کو کافی معاونت بھی کر سکتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی تک جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں روس کے آفیشل کا تو بیان ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے کہ کیا آیا وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کریں گے یا نہیں کریں گے اگر ترکی کی طرف سے ان ممالک کو دیا جاتا ہے، لیکن جو بھی سٹیٹمنٹ ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن بہرحال خبر یہ ہے کہ ترکی کو اب F-35 کے پروگرام میں شامل کر لیا گیا ہے، اور ترکی کے اوپر جو پابندی تھی کان فائٹر جیٹ کے حوالے سے بھی وہ بھی پابندی ہٹتی ہوئی امریکہ کی طرف سے نظر آ رہی ہے، جو یہ خود بات اس کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی کہ ترکی S-400 کو اب بیچنے کے اوپر آمادہ ہو چکا ہے۔ اچھا، اب دوسری خبر کے اوپر آ جائیے، جو شیخ حسینہ واجد کی خبر ہے۔ یہ کیا خبر ہے اور بنگلہ دیش کی سیاست کے اوپر یہ کیسے ایک بار پھر سے اثر انداز ہو سکتی ہے، بلوچستان کے حالات اور سیاسی حالات کے اوپر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے جو اگست 2024 میں طلباء کی قیادت میں ہونے والے عوامی احتجاج کے بعد ملک چھوڑ کر بھارت میں جلا وطنی اختیار کر چکی تھی، حال ہی میں اپنی واپسی کے ارادے کا اظہار کیا ہے۔ ان پر بنگلہ دیش میں انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں سزائے موت سنائی جا چکی ہے، مگر وہ اس فیصلے کو سیاسی انتقام قرار دے رہی ہیں۔ شیخ حسینہ واجد نے رائٹرز اور دیگر میڈیا اداروں جیسے کہ NDTV کو انٹرویو میں بتایا کہ وہ 2026 کے آخر تک اس سال بنگلہ دیش واپس لوٹنے کا ارادہ رکھتی ہے، ممکن ہے کہ دسمبر کی بات کی جا رہی ہے۔ ان کے ساتھ ان کی پارٹی عوامی لیگ کے سینئر رہنما بھی واپس آنے کے منصوبہ بنا رہے ہیں۔ وجوہات اور شرائط کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ واپسی ذاتی طاقت یا عزت کی خاطر نہیں، بلکہ جمہوریت، قانون کی حکمرانی، سیاسی حقوق اور 1971 کی آزادی کی جنگ کی روح کو بحال کرنے کے لیے ہے۔ سزائے موت کا رد عمل نومبر 2025 میں بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے جولائی اگست 2024 کے احتجاج کے دوران طلباء پر مبینہ مظالم کی ذمہ داری عائد کرتے ہوئے انہیں سزائے موت سنائی تھی۔ شیخ حسینہ نے اسے سیاسی قتل قرار دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ موت سے نہیں ڈرتی ہیں۔ اب جو شیخ حسینہ واجد ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ کسی بھی طرح بنگلہ دیش کے اندر جائیں، ان تمام تر صورتحال کے باوجود، ان تمام تر فیصلوں کے باوجود، تاکہ اگر ان کے لیے مشکلات ہوں تو کم از کم ان کی جو سیاسی جماعت ہے انہیں عوام کی طرف سے ایک ہمدردی کا جو ووٹ ہے وہ مل سکے، اور پبلک سینٹیمنٹ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، سال نہیں تو 2 سال کے بعد چینج ہوں گے، اور دوبارہ سے ان کی جو جماعت ہے وہ اس پوزیشن میں آ جائے گی کہ وہ بنگلہ دیش میں حکومت قائم کر سکے، اور پھر بنگلہ دیش کو ایک دیر پا اور لانگ ٹرم پالیسی کے تحت دوبارہ سے اسی پالیسی کے اوپر ریورس کیا جائے جس کے اوپر شیخ حسینہ واجد پہلے چل رہی تھیں۔ ابھی تو بنگلہ دیش کی عوام، کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جو ہمیں بنگلہ دیش سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو عوام ہے، جو سسٹم ہے، کیا وہ آیا شیخ حسینہ واجد کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے، ان کی پارٹی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اب یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ شیخ حسینہ واجد دسمبر 2026 میں بنگلہ دیش میں آ سکتی ہیں، اور ان کے مطابق کہ وہ قانون کو فیس کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو یہ جو 1971 کی آزادی کی جنگ کی روح کو بحال کرنے کی وہ بات کر رہی ہے، اس کا مطلب صاف نظر آتا ہے کہ وہ دوبارہ سے اسی ڈائریکشن کے اوپر چل رہی ہیں جس ڈائریکشن کے اوپر وہ آلریڈی پہلے بنگلہ دیش کو چلاتی ہوئی نظر آئی تھیں، کہ یعنی کہ بھارت کے کہنے کے اوپر ہم نے کس سے تعلقات بنانے ہیں، کس سے تعلقات نہیں بنانے، اسی ڈگر کے اوپر کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک اور خبر کے اوپر بات کر لیتے ہیں جو ابھی تازہ ترین بلوچستان سے خبر سامنے آ رہی ہے، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ ضلع خضار کے حوالے سے ہے کہ ضلع خضار کے زیدی پولیس اسٹیشن پر کلدم BLS سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں نے حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، اور بہادر پولیس اہلکاروں نے فوری اور مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے حملے کو ناکام بنایا ہے۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی مدد کے لیے سیکیورٹی فورسز فوری طور پر موقع پر پہنچی۔ کارروائی کے دوران مسلح ہیلی کاپٹر بھی حصہ لیتے رہے، جس سے دہشت گردوں میں شدید دباؤ پڑا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت رسائی کے بعد دہشت گرد فرار ہونے پر مجبور ہوئے، تاہم سیکیورٹی فورسز نے فوری
اور मौसर कार्रवाई करते हुए कलदम BLA के 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। इस कार्रवाई में 3 बहादुर सिक्योरिटी एहलकार जख्मी है जिन्हें तिबी इमदाद भी फराहम की जा रही है। अच्छा, इसके अलावा ऑपरेशन की बात भी की जा रही है कि बाज़ जो ऑपरेशन है वो भी हुआ है। उस हवाले से क्या तफसीलात बताई जा रही हैं, इसमें जो सरकारी डाटा है या जो ISPR की तरफ से बताया गया है कि 5 जुलाई से पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन शाबान का आगाज़ किया है और इसके तहत मुख्तलिफ इलाकों में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, क्लियरेंस, IBO यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, इनका दायरा वसी किया गया है। और ये जो हाल ही में जो वाक़यात हुए हैं ज़ियारत के अंदर, हन्ना ओड़क के अंदर, ये भी कहा जा रहा है कि उन्हीं का रद्द अमल है, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो इनके नेटवर्क है उनके बहुत करीब तक पहुंच चुके हैं और उनको खासा नुकसान पहुंचाया है। और ये जो हालिया कार्रवाई हो रही है ये उसके रद्दमल में भी की जा रही हैं। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का जो ऑपरेशन है ये 5 जुलाई 2026 से जारी है और इसको ऑपरेशन शाबान का नाम दिया गया है। इसमें हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें खुफिया मालूमात, इंटेलिजेंस शेयरिंग को बरूए कार लाते हुए इन अनासर के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और मजमूई तौर के पर बताया जा रहा है कि 5 जुलाई से लेकर अब तक 75 के करीब अमन दुश्मनों को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हलाक कर चुकी है। अब इसी असना में एक और जो खबर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान भी एक एग्रीमेंट हुआ है। ये एग्रीमेंट क्या है, इसकी खदोखाल क्या है, ये भी मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ। इसमें बताया गया है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीन के वज़ीर मुमलिकत बराए पब्लिक सिक्योरिटी और स्पेशल सर्विस ब्यूरो के सरबराह के दरमियान न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में होने वाले अहम मुज़ाकरात के बाद माज़रत के साथ पाकिस्तान और चीन ने इंसदाद दहशतगर्दी, अंदरूनी सलामती, बॉर्डर मैनेजमेंट और गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसदाद मनशियात के शोबों में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम और वुसअत देने पर इतफ़ाक़ किया है। इस माहदे की नोयत क्या है? यह एक तस्वीराती फ्रेमवर्क मुआहदा है जो बाकायदा दस्तखतशुदा MOU की शक्ल में नहीं बल्कि एक अहद और अमली इक़दामात पर मबनी होगा। दोनों ममालिक ने मौजूदा ताउन को इदारा जाती शक्ल देने और इसे मज़ीद मौसर बनाने के आज़म का इज़हार किया है। इसके अलावा दोनों ममालिक कैसे काम करेंगे, इस मुआहदे के मुताबिक जॉइंट वर्किंग ग्रुप हर 3 माह बाद इजलास मुनक्किद होंगे ताकि पेशरफ्त का जायज़ा लिया जा सके। वज़ीर दाखिला की सालाना मुलाकातें होंगी, साल में एक बार आला सतह पर जायज़ा और मुस्तक़बिल की समत का तयन किया जाएगा। इसके अलावा दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरका और तेज़ रद्दअमल को मजबूत किया जाएगा। पुलिस ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और टेक्नोलॉजी का ताउन किया जाएगा। इसके अंदर क्या क्या शामिल है, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके साथ जुड़ेंगे, इसमें बताया गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी, मुश्तरका इंटेलिजेंस, फंडिंग रोकना और दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई करना है और चीनी शहरियों और CPEC मनसूबों की हिफाजत है। पाकिस्तान इस्लामाबाद में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट कायम करने का ऐलान किया है। बॉर्डर मैनेजमेंट और इमिग्रेशन के ऊपर जोर रखा जाएगा। साइबर सिक्योरिटी, अवामी रवाबत। चीनी वज़ीर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को भी सराहा है। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं जो आपके सामने हमने रखी हैं कि पाकिस्तान और चीन भी इस हवाले से इक़दामात कर रहे हैं और इसी नोयत का पाकिस्तान और रूस के दरमियान भी एक एग्रीमेंट हुआ है जिससे मुतालिक हमने आपके सामने तफसीलात रखी हैं। अब ये 3 से 4 खबरें हैं जिनसे मुतालिक आपके सामने तफसीलात रखी हैं। इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।